हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो हमारी लास्ट वीडियो थी इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, स्टार्टिंग कर दी थी चैप्टर नंबर 5 की। और पार्ट 1 मैंने फिनिश किया था। जो मैंने किया था ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाया था, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ाया था। तो आज हम उसके आगे का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आएगा आज सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलीज और सेल्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में आज हम अपनी वीडियो में फर्दर स्टडी करेंगे। तो ये है चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2, जो बायोलॉजी का चैप्टर है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका पार्ट 2 हम आज स्टडी करेंगे। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वो जाकर अपना पार्ट 1 देख ले, ताकि आगे का समझने से पहले पीछे का समझ में आ जाए। तो चलिए अपना पार्ट 2 अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल होती क्या है। नाउ स्टार्ट। Plant cells, in the addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall. प्लांट सेल के बाद, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो है एक और एडिशन कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग ही बोला जाता है, इसको हम सेल वॉल बोलते हैं। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है, मतलब आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी आउटर कवरिंग होती है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट सेल जो है वो सेल्यूलोज से मिलके बनता है। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। सेल्यूलोज जो है वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है, मतलब उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell wall. जब प्लांट में ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, गैसेस और वाटर का एक्सचेंज होता है, तो क्या होता है, प्लांट जो है वो श्रिंक कर जाता है और कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जो है सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, मतलब सेल जो है वो सेल वॉल से थोड़ा सा श्रिंकेज में आ जाती है। इस फिनोमिना को हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिना बाय परफॉर्मिंग फॉलोइंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी के थ्रू इन्होंने है रोयो लीव लिया है इन्होंने। माउंट द पील ऑफ अ रोयो लीव इन वाटर ऑन अ स्लाइड एंड एग्जामिन सेल अंडर हाई पावर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में रोयो लीव का को रखा और उसके सेल्स को जो है माइक्रोस्कोप के अंडर इन्होंने एग्जामिन किया। नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रेन्यूल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। छोटे ना ऐसे छोटे छोटे ग्रीन ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं, उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। दे कंटेन ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल, जिसके हेल्प से जो हमारा प्लांट है वो फूड बनाता है, ठीक है, और ग्रीन कलर का प्लांट जो है वो दिखाई देता है, तो इसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। पुट अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन अ माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। शुगर और सॉल्ट का सोल्यूशन उसके ऊपर डालो। वेट अ मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। क्या देखते हो आप इसके बाद? नाउ प्लेस सम रोयो लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट। दिस किल्स द सेल्स। अगर आप बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनटों के लिए उस रोयो लीफ को डाल देंगे तो क्या होगा, सेल्स जो है वो मर जाएंगी, मतलब। Then mount one leaf on a slide and observe under the microscope. Put a strong solution on sugar or salt on the mounted leaf on the slide. Wait for a minute और फिर ऑब्जर्व करना। क्या प्लाज्मोलाइसिस होता है ये आपको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जब आपकी टीचर्स जो हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगी कि मतलब क्या दिखाई देता है, तब आप मुझे बताइएगा कि क्या आपको उस माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व हुआ। What do we infer from this activity? It appears that only living cells and not dead cells are able to absorb water by osmosis. बेसिकली इस जो हमने ये प्रैक्टिकल किया, इसमें ये दिखाई दिया कि जो सेल्स एक्टिव हैं, लिविंग हैं, उसी में सिर्फ ऑस्मोसिस हो रहा है। बॉइल्ड वाटर में रोयो लीफ को डालने से उसकी सेल मर गई, तो जब सेल डेड हो जाती हैं तो फिर उसमें ऑस्मोसिस नहीं होता, कुछ भी उसमें ना वाटर ट्रांसप्लांट इन एंड आउट होता है, ना गैस इन एंड आउट होती है, तो उसमें कुछ भी ऐसा जो प्रोसेस होता है वो नहीं होता है। सिर्फ लिविंग सेल्स में ही और ऑस्मोसिस का प्रोसेस
देखने को मिलता है। सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट यानी हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। इन सच मीडिया द सेल टेंड्स टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है मतलब हाइयर कंसंट्रेशन बाहर और लीफ के या किसी भी कंटेंट के अंदर लोअर कंसंट्रेशन रहता है, तभी आपको ये वाला ऑस्मोसिस का प्रोसेस देखने को मिलता है। द सेल स्वेल्स, जब बाहर के एनवायरनमेंट से सेल के अंदर वाटर कंटेंट थ्रू ऑस्मोसिस जाने लगेगा, परमिएबल मेम्ब्रेन से जाने लगेगा, तो सेल क्या करेगी, वो स्वेल अप होने लगेगी। बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, सेल वॉल के ऊपर प्रेशर डालने लगी। किसी चीज को आप बलून को फुलाते हो, जब उसके अंदर आप एयर प्रेशर डालते हो, हवा भरते हो, तो जब हवा भरती है तो बलून ऐसे ऐसे करके जो होता है वो फूलने लगता है। तो जो एयर होती है वो बलून की सेल वॉल पे प्रेशर करती है, डालती है। सेम ऐसे ही सेल में होता है। द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल, ऐसे ही वॉल भी प्रेशर डालती है। बिकॉज ऑफ देयर वॉल सच सेल्स कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल। इसीलिए एनिमल सेल से ज्यादा प्लांट सेल जो है ज्यादा मतलब ज्यादा टाइम तक रह सकते हैं सराउंडिंग मीडियम में, आउटर सराउंडिंग मीडियम में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियस। ऐसे ही सेल में एक चीज प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस। जैसे ये सेल है, इसके बीच में बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसको न्यूक्लियस बोला जाता है। रिमेंबर द टेम्पररी अमाउंट ऑफ अनियन पील वी प्रिपेयर्ड। अनियन पील का मैंने एक्सपेरिमेंट पर समझाया था। वी हैड पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द पील, पील के ऊपर वो जो छिलका उतारा उस पर आयोडीन सोल्यूशन आपने डाला। What would we see if we tried observing the peel without putting the iodine solution? पहले बिना आयोडीन सोल्यूशन के देखो, फिर आयोडीन सोल्यूशन डाल के देखो। Try it and see what the difference is. Further, we put iodine solution on the peel. Did each cell gets evenly colored? ये जो सेल्स इस तरह से आपको दिखाई गई थी अनियन पील में, इसमें जब आप आयोडीन डालेंगे तो ये सेल जो है सेपरेटली दिखाई देने लगेगी। बिना आयोडीन सोल्यूशन के वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, लेकिन आयोडीन सोल्यूशन डाल के उस आयोडीन सोल्यूशन को सेल्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और सेपरेटली बहुत क्लियरली दिखाई देगी। अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल गेट कलर्ड, कलर हो जाएंगी। जब आयोडीन सोल्यूशन डालोगे ब्लू कलर का ऑटोमेटिकली ब्लू कलर की दिखाई देने लगेंगी। सम रीजन्स अपीयर डार्कर सम अदर देन अदर रीजन्स, कुछ रीजन्स जो है सेल के वो डार्क कलर के दिखाई देंगे और कुछ जो है वो लाइट कलर के। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सोल्यूशन वी कुड ऑल्सो यूज सेफ्रेनाइन सोल्यूशन, हम ऑरेंज कलर का एक सेफ्रेनाइन सोल्यूशन आता है, हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन टू स्टेन द सेल। ये सोल्यूशंस के नाम हैं, बेसिकली जब प्रैक्टिकल्स होते हैं तो पूछे जाते हैं कभी कभी कि कौन सा सोल्यूशन आप स्लाइड के ऊपर स्लाइड को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए यूज करते हैं। तो आपको पूछा जाएगा नाम, तो आप बता सकते हैं आयोडीन सोल्यूशन, सेफ्रेनाइन सोल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन। ठीक है, ये सब चीजें आप दिखा सकते हैं। वी ऑब्जर्व द सेल फ्रॉम एन अनियन, लेट अस नाउ ऑब्जर्व सेल फ्रॉम आवर बॉडी। लेट अस टेक ए क्लास स्लाइड। इस एक्टिविटी को आप खुद करके देखिएगा। ठीक, नाउ द न्यूक्लियस हैज डबल लेयर्ड कवरिंग। न्यूक्लियस डबल लेयर्ड कवरिंग होती है न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। The nuclear membrane has pores which allows the transfer of material from inside the nucleus to its outside. जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन काम करती है एनवायरनमेंट से चीजें सेल के अंदर इन एंड आउट करने में, ऐसे ही न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियस के लिए हेल्पफुल होती है। ये भी वही काम करती है कि जो चीज़ों का ट्रांसफर है, इन एंड आउट है, आउटसाइड से और इंक्लूड मतलब अंदर जो डालती है वो सेल के, वो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन काम करती है। Material from inside to its outside, that is to the cytoplasm, which we talk about the section 5.2.4. 5.2.4 में हमने ऊपर जो भी पढ़ा साइटोप्लाज्म, अभी हम यहाँ पढ़ेंगे बीच में नीचे, यहाँ पढ़ेंगे हम अभी साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, तब बताएंगे कि क्या काम होता है इसका। The nucleus contain chromosomes, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, which are visible as rod shaped structures. रॉड शेप के स्ट्रक्चर्स के होते हैं ऐसे, है ना, इस तरह के स्ट्रक्चर्स के होते हैं। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड,
जब सेल को डिवीजन करना होता है। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, वो जो है इनहेरिटेंट कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन रखते हैं जो आपके पेरेंट्स से आपको मिले हैं, जैसे गर्ल और बॉय का, और या फिर कभी कभी ऐसा होता है किसी का फेस कट अपने पेरेंट्स से मिलता है, आईज मिलती है, नोज मिलती है, ठीक। तो ये सब काम क्रोमोसोम्स करते हैं डीएनए की फॉर्म में। इसको हम डीएनए बोलते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म आती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। पूछा जाता है ये क्वेश्चन में, 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी, व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो आप यही बताएंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये इनहेरिटेंस का काम करता है, मतलब इसमें आपकी जो पेरेंट से मिली हुई इंफॉर्मेशन होती है वो इस डीएनए में जाके स्टोर होती है, जिससे आप तक ये पहुंचता है कि आप अपने पेरेंट्स के कितने सिमिलर हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स में 2 चीजों से मिलकर बना है, डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। डीएनए वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता है जो आपकी सेल को बनाने में और ऑर्गेनाइज करने में हेल्पफुल होती है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। ये भी पूछा जाता है, जीन्स क्या होता है। जो जीन्स होते हैं वो फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का। फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस होते हैं वो जीन्स के थ्रू किए जाते हैं, होते हैं सेल में, ठीक है। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, द डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। सेल में जो सेल डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, वो क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में डीएनए में पड़ा रहता है। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। एक उलझा सा, ऐसे करके उलझा सा स्ट्रक्चर्स पड़ा रहता है, ठीक है, ऐसे करके स्ट्रक्चर्स पड़ा रहता है। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material get organized into chromosomes. जब भी सेल को डिवाइड होना होता है तो ये खुद ही जो है क्रोमेटिन मटेरियल क्या करता है, आपको अपने आप को टैंगल्ड कर लेता है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करने लगता है, खुलने लगता है, ठीक है, जब इसको क्रोमोसोम्स को डिवीजन करना होता है। The nucleus plays a central role in cellular reproduction, the process by which a single cell divides to form 2 new cells. न्यूक्लियस का रोल होता है कि वो मतलब जो सेल्यूलर रिप्रोडक्शन होता है उसमें बहुत बड़ा रोल होता है न्यूक्लियस का। इस प्रोसेस को जब ये सेल डिवाइड करती है और 2 सेल बनती हैं, जब ये प्रोसेस चलता है डिवाइड होने का और एक सेल से 2 सेल बनती है, तब न्यूक्लियस का एक सेंट्रल रोल होता है। It also plays a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will be exist at maturity by directing the chemical activities of the cell. ये सेल को मेच्योर बनाने में भी हेल्पफुल होता है। ये ध्यान रखता है कि एनवायरमेंट के प्रभाव से या एनवायरमेंट के थ्रू जो है ये डेवलप होता रहे, उसके अकॉर्डिंग डेवलप होता रहे और इसमें केमिकल एक्टिविटीज भी अकॉर्डिंगली चलती रहे। In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to absence of nuclear membrane. कुछ ऑर्गेनिजम्स में जैसे बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत ही पुअरली वेल डिफाइंड होता है, दिखाई नहीं देता है, डिफाइंड नहीं होता है इतना, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही तो न्यूक्लियस बचा रहेगा, ऐसे करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, इसमें न्यूक्लियस हो गया, ठीक। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगी तो न्यूक्लियस तो भागा फिरेगा इधर उधर इधर उधर, इसलिए डिफाइंड नहीं होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता है। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। जब अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन के कारण इसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स whose cells lack a nuclear membrane are called prokaryotic. उन सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये चीजें जो मैं छोटी छोटी बता रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ, इनको बहुत अच्छे से आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल किसे बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स का डिफाइन करिए कि इसमें क्या क्या डिफरेंशिएशंस होती हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और प्राइमरी, पहला, 1 सिंगल। कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियन या फिर न्यूक्लियस, ठीक है। एक न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, वेल डिफाइंड नहीं होता है।
ऑर्गेनिजम्स विद सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड यूकैरियोटिक्स, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है उन सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स बोला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इससे क्वेश्चन जरूर से जरूर बन के आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज, काफी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज भी इसमें जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, कुछ चीजों में यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं और कुछ में प्रोकैरियोटिक सेल्स में होती हैं। Many of the functions of such organelles are also performed by poorly organized part of the cytoplasm. The chlorophyll is in photosynthesis. Photosynthesis सबको पता है। Photosynthesis is the process by which plants make their own food with the help of sunlight, water, minerals, ये सब चीजें। Chlorophyll, सबसे important चीज chlorophyll, the green part, the green pigment. The chlorophyll in photosynthesis prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicles, bag or like structure, but not with plastids as in eukaryotic cells. जो क्लोरोफिल होता है ये प्लांट्स में या प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेसिकल यानी बैग का काम करता है, ठीक, और यूकैरियोटिक सेल्स में प्लास्टिड्स बैग का काम करते हैं, सैक जिसे बोलते हैं, कट्टा टाइप कहते हैं या फिर बैग कहते हैं, बड़ा बैग, वेसिकल्स बोला जाता है इनको। ये जो होते हैं प्लांट सेल्स में क्लोरोफिल काम करता है बैग का, सारी चीजों को स्टोर करके रखता है, और यूकैरियोटिक सेल्स में प्लास्टिड्स करता है, ठीक। दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये दिखाई देता है ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल। सेल वॉल ये रही, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सबसे ऊपर सेल वॉल है ये वाली, इसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ रही है, छोटे छोटे राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, ये बीच में इतना बड़ा सा जो आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियोइड है, ठीक है। ये भी सिलाई बोलते हैं इनको, सीलिया, पर ये भी आपके में कुछ ऐसा मतलब बताएंगे नहीं है, जब आप थोड़े और आगे पढ़ेंगे तब आपको इन चीज़ों के बारे में बता देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा साइटोप्लाज्म। अब क्या होता है साइटोप्लाज्म? When we look at the temporary mount of onion peel as well as human chick cell, अभी एक्टिविटी ऊपर आप खुद पढ़ेंगे वो human chick cell की है, ठीक है, जो मैंने छोड़ी है। We can see large region of each cell enclosed by cell membrane. साइटोप्लाज्म इस तरह के रीजन्स होते हैं, बड़े बड़े, ठीक है, लार्ज एनक्लोज्ड रीजन, बंद होते हैं। दिस रीजन टेक अप वेरी लिटिल स्टेन, ये बहुत, जब आप उस पर सैफरनाइन या आयोडीन डालेंगे बहुत हल्का कलर एब्जॉर्ब करेंगे, इससे कम लाइटली दिखाई देते हैं ये, उन्हें साइटोप्लाज्म बोला जाता है। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फ्लूइड कंटेंट है। इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज, इनके अंदर भी सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। ईच ऑफ दिस ऑर्गेनेलीज परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल, हर सेल ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ये आप ध्यान रखिए, कोई जितनी भी आपके सेल पढ़ रहे हैं, आप ये जितने भी पार्ट्स पढ़ रहे हैं, इनके डिफरेंट फंक्शन है, ये हर जो सेल के पार्ट्स हैं ये अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। Cell organelles are enclosed by membranes. In prokaryotic cell, beside the absence of defined nuclear region, the membrane-bound cell organelles are also absent. Cell organelles क्योंकि न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है कुछ भी, तो सेल ऑर्गेनेलीज भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती हैं, एब्सेंट होती हैं, उनकी भी मेम्ब्रेन्स नहीं होती हैं, ठीक है, ऐसे करके प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती है। On the other hand, the eukaryotic cells have nuclear membrane as well as membrane enclosed organelles. यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन भी होती है, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन, और जो भी सेल्स ऑर्गेनेलीज उस सेल में प्रेजेंट होती है, राइबोसोम प्रेजेंट हो या साइटोप्लाज्म प्रेजेंट हो, उनकी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या उनकी भी मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लांट में नहीं पाई जाती है, क्योंकि प्लांट में न्यूक्लियर की नहीं पाई जा रही, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो और सेल ऑर्गेनेलीज की भी नहीं है, ठीक है। The significance of membranes can be illustrated with the help of viruses. Viruses lack any membranes and hence do not show characteristics of life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply. आप जो मेम्ब्रेन की सिग्निफिकेंस अगर हम आपको बताते हैं कि मेम्ब्रेन का क्या रोल होता है, तो आप वायरसेस में देख सकते हैं। आपने सुना ही होगा कि आपको कभी फीवर हुआ या कुछ हुआ तो बोलते हैं वायरस चल रहा है, ये फिलहाल में भी आपको वायरस चल रहा है। ये वायरस बाहर तो एक्टिव नहीं है,
बट ये वायरस जब एक्टिव हो जाता है, जब ये आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आ जाता है, आपके ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है, तब क्या करता है, ये अपने आप को आपकी बॉडी, आपके लाइफस्टाइल में ढालने की कोशिश करता है और उसके बाद अपनी मशीनरी, जो आपकी सेल मशीनरी है, उसमें जाकर अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, तब ये ग्रो करता है। यानी जितने भी इसकी ग्रोथ है वायरसेस की, ये आपके बॉडी एनवायरमेंट में जाकर ही होती है। नाउ द क्वेश्चन टाइम, फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, तो ये सब तो आप ही बताएंगे, फिर भी चलिए मैं आपको बता देती हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल, मैंने बोला था कि डिफरेंशिएशन आता है दोनों में। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? साइज जनरली स्मॉल होता है, 1 to 10 म्यूएम का, या 1 म्यूएम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶ m। ठीक है, इसका साइज 5 से 100 म्यूएम का होता है। न्यूक्लियर रीजन मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक सेल में पुअरली डिफाइंड होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। यहां पर आपको लिख देती हूं, पुअरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर रीजन इसमें वेल डिफाइंड होता है और सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। क्रोमोसोम इसमें सिंगल होता है, इसमें मोर देन 1 होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, इसमें क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। जब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो सारी सेल ऑर्गेनेलीज की भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सेल ऑर्गेनेलीज। ये जो इंटरनल क्वेश्चंस हैं, इनको आप बहुत ध्यान से पढ़ा करिए क्योंकि इंटरनल क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में। Cell organelles. Every cell has a membrane around it to keep its own content separate from the external environment. हर सेल, अभी मैंने आपको बताया सेल ऑर्गेनेलीज क्या है। सेल ऑर्गेनेलीज है सेल के अंदर पाई जाने वाली छोटे छोटे पार्ट्स। ठीक है, ये पार्ट्स जो होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। ठीक, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट से अपने आप को सेपरेट रखना पसंद करते हैं। Large and complex cells, including cell from multicellular organisms, need a lot of chemical activity to support their complicated structure and functions. जो सेल ऑर्गेनेलीज बड़ी बड़ी होती हैं, उनको बहुत ही ज्यादा केमिकल एक्टिविटीज का सपोर्ट चाहिए होता है ताकि वो अपने फंक्शंस को और स्ट्रक्चर को मेंटेन रख सके। To keep these activities of different kinds separate from each other, these cells use membrane-bound little structures or organelles within themselves. इनकी एक्टिविटीज बरकरार रहे और ये अपना फंक्शंस प्रॉपरली करते रहे, अपना स्ट्रक्चर्स मेंटेन रखे, इसलिए इनकी भी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, छोटे छोटे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं और इनकी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड लिटिल स्ट्रक्चर्स होते हैं। दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये मैं यूकैरियोटिक सेल की बात कर रही हूँ क्योंकि इसी में ही सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती हैं। That distinguish them from prokaryotic cells. Some of these organelles are visible only with an electronic microscope. जब आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देखेंगे ये आपको तभी विजिबल होंगी, ऐसे नेकेड आई से नहीं विजिबल होंगी। ठीक है, We have talked about the nucleus in the previous section. न्यूक्लियस के बारे में तो अभी हमने पढ़ाई है। Some important examples of cell organelles which will be discussed now are endoplasmic reticulum, cell organelles जो प्रेजेंट होती हैं, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि आपसे पूछा जाएगा सेल ऑर्गेनेलीज, जो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। They are important because they carry out some very crucial functions in cells. ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं सेल में, इनका इसलिए बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है ये सेल के लिए। अगर इसमें से एक भी एब्सेंट हो जाएगी तो सेल खराब हो जाएगा। सबसे पहले सेल ऑर्गेनेली पढ़ेंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ER बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दो तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सॉफ्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, The endoplasmic reticulum ER is a large network of membrane-bound tubes and sheets. Tubes और sheets की फॉर्म में मिलती हैं ये। It look like long tubules और round और oblong bags और vesicles. इस तरह के बैग मिल जाएंगे आपको।
ठीक है, इस तरह की ट्यूब्स मिल जाएंगी आपको, लॉन्ग ट्यूब्यूलर हो सकती है या फिर गोल गोल तरीके के बैग्स हो सकते हैं, ओब्लॉन्ग बैग्स हो सकते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होती है ये। देर आर टू टाइप्स बताया मैंने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम RER बोलते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम SER बोलते हैं। दोनों के नाम आते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो कितने टाइप्स की होती हैं, तो आप बताएंगे देयर आर टू टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। RER looks rough under the microscope because it has particles called ribosomes attached to the surface। अब आपको कैसे बताते हैं, देखो जैसे ये सरफेस है, अब ये स्मूथ है, ठीक, अब इस पर आप ऐसे ऐसे करके वो बना दीजिए। अब जब आप इसे टच करेंगे तो ये थोड़ा खुरदरा दिखाई देगा, रफ दिखाई देगा। सेम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देता है क्योंकि इसके ऊपर पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको राइबोसोम्स बोला जाता है, ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये नहीं पाया जाता। The ribosomes which are present in all active cells, ये सब एक्टिव सेल्स होती हैं, राइबोसोम्स are the sites of protein manufacture, प्रोटीन बनाने के काम आती हैं। The manufactured protein are then sent to various places to the cell depending on need using the endoplasmic reticulum। जो ये राइबोसोम्स प्रोटीन बनाती हैं, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सेल्स को अगर जरूरत होती है तभी ये प्रोटीन्स उनको प्रोवाइड करती हैं। The smooth endoplasmic reticulum helps in the manufacturing of fat molecules or lipids important for cell functions। रफ तो प्रोटीन बनाती है, ठीक है, और जो स्मूथ होती हैं वो बनाती हैं फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब भी सेल को कोई फंक्शन करना होता है, अगर फैट की जरूरत है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक देती है उसको, लिपिड्स की जरूरत है तो भी स्मूथ देगी, और अगर प्रोटीन्स की जरूरत है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको वो प्रोटीन प्रोवाइड करेगी। Some of these proteins and lipids helping in building the cell membrane। ये प्रोटीन और लिपिड जो होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन बनाने में काम आते हैं। सेल मेम्ब्रेन मैंने बताई थी जो आउटर लेयर होती है। This process is known as membrane biogenesis। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? membrane biogenesis। Some other protein and lipid functions as enzymes and hormones। हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, वो जो हमारी बॉडी में बनते हैं वो भी ये लिपिड्स और प्रोटीन्स ही बनाते हैं, ठीक। Although the endoplasmic reticulum varies greatly in appearance in different cells, it always form a network system। ये डिफरेंट तरीके शेप्स और साइज की दिखाई देती हैं क्योंकि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। दिस इज एनिमल सेल। अभी हमने पहले प्लांट सेल पढ़े, प्लांट सेल पढ़ेंगे आगे। ये हमारा पहले एनिमल सेल है। एनिमल सेल देखते हैं कैसा है। देखो इस तरह का दिखाई देता है अंडर माइक्रोस्कोप। ये जो दिख रही है आपको, ये है गोल्जी अपैरेटस। मैं इसका फंक्शंस भी बाद में बताऊंगी, अभी आप ये देख लीजिए। ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये है न्यूक्लियर एनवलप जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये अंदर न्यूक्लियस है। ये नहीं देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज साइटोप्लाज्म सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें सारी सेल ऑर्गेनेलीज छुपी हुई रहती हैं, इकट्ठी होकर रहती हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो बीन्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये छोटे छोटे गोले वाइट वाइट दिखाई दे रहे हैं, ये राइबोसोम्स है। ये लाइजोसोम्स है और ये बड़ा सा एक दिखाई दे रहा है, ये सेंट्रियोल है। और ये आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अंडर माइक्रोस्कोप आप देखेंगे तो ऐसा आपको अंडर माइक्रोस्कोप दिखाई देगा एनिमल सेल। बाकी मैंने कुछ फंक्शंस चीज़ों के बता दिए हैं। अभी मैंने जैसे सेल ऑर्गेनेली का फंक्शन बताया, ये सब सेल ऑर्गेनेलीज ही पाई जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। साइटोप्लाज्म के बारे में बताया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। दस one function of endoplasmic reticulum is to serve as channel for the transport of material, especially protein, between various regions of cytoplasm or between cytoplasm and nucleus। पाइप की तरह काम करता है। जैसे आपको पानी चाहिए होता है पर एक जगह से दूसरी जगह का करते हैं तो आप पाइपलाइन बिछा देते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेम ट्यूब्यूलर पाइपलाइन है जो चैनल की तरह बिछी होती है, ट्रांसपोर्ट करती है सारे मटेरियल स्पेशली प्रोटीन साइटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को, ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेम प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। फ्रेम भी एक तरीके से बनाकर देती है ये, इस तरह से
कुछ कुछ ऐसे करके फ्रेम सा ऐसे करके दिखाई देता है इस तरह से, ठीक। इन द लिवर सेल्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजनस एंड ड्रग्स। वर्टिब्रेट्स जो होते हैं एनिमल्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स को बोला जाता है वर्टिब्रेट्स। ऐसे नहीं कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स को वर्टिब्रेट बोला जाएगा, जो मतलब जिनमें बोन्स, बैकबोन्स वगैरह होती हैं वो वर्टिब्रेट्स कहलाए जाते हैं। तो उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है, क्योंकि उसमें जो पॉइजनस ड्रग्स, मेडिसिन आप लेते हैं, ड्रग्स होते हैं और कुछ पॉइजन्स होते हैं, उनको डिटॉक्सिफाइंग करने का काम करता है, ताकि जो उनकी सेल्स हैं वो बरकरार रहें। ये रहा देखो प्लांट सेल, इसमें ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, इसके ऊपर ये राइबोसोम्स दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये स्मूथ है, इस पे कुछ नहीं दिख रहा है। ये रहा देखो, ये लाइसोसोम्स हैं, ये साइटोप्लाज्म है, ये क्लोरोप्लास्ट है, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये राइबोसोम से छोटे छोटे, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, एडजेसेंट सेल वॉल मतलब छोटा बड़ा करने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, ये रहा क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी एपरेटस। ऐसा सेल वॉल, ये प्लांट सेल का वो है, इमेज है जो ऐसे प्लांट सेल दिखाई देता है अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। नाउ पढ़ते हैं हम गोल्जी एपरेटस। अब गोल्जी एपरेटस क्या है? गोल्जी एपरेटस सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने डिस्क्राइब किया था, साइंटिस्ट का नाम है कैमिलो गोल्जी, इनके नाम पर इसको रखा गया, सेल ऑर्गेनेली को रखा गया, इसका नाम गोल्जी एपरेटस। कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, फ्लैटेंड सैक्स। सैक्स का मतलब हुआ यहाँ पर बैग्स, ठीक। जो गोल्जी एपरेटस है इसके अंदर मेम्ब्रेन से भरे हुए कुछ पतले पतले से बैग्स पड़े रहते हैं, अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन द स्टैक कॉल्ड सिस्टर्न्स, उन्हें सिस्टर्न्स बोला जाता है, ठीक है। पैरेलल पढ़ लेंगे 1 2 3 4, इन्हें सिस्टर्न्स बोला जाता है। दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शंस विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इनका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, एंड देयरफॉर कंस्टिट्यूट एनी अनदर पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम। तो कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम का ये एक छोटा मतलब एक और पोर्शन माना जाता है, ठीक है। Material synthesized near endoplasmic reticulum is packaged and dispatched to various target inside and outside the cell through Golgi apparatus. अब ये Golgi apparatus ही है जो जितना मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है उसको पैक करता है, डिस्पैच करता है और सारे सेल में अब अंदर से बाहर वो डिलीवर कर देता है। जैसे आपका डिलीवरी बॉयज करते हैं, आपने ऑर्डर किया, पैक किया, उन्होंने डिस्पैच करा और आप तक आ गया वो पैकेज। सेम गोल्जी एपरेटस का काम होता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सारी प्रोटीन जो चीजें लेता है, पैक करता है, डिस्पैच करता है और सारे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इट फंक्शंस इंक्लूड स्टोरेज, इसका गोल्जी एपरेटस का फंक्शन क्या है, ये आता है इसे अंडरलाइन जो हो रहा है वो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा आप। गोल्जी एपरेटस का फंक्शन है स्टोरेज करना, मॉडिफाई करना, मॉडिफिकेशन और पैकेज करना सारे प्रोडक्ट्स को एक बैग में। वेसिकल्स किस क्या बोला गया है? बैग। क्या बोला गया है वेसिकल्स को? बैग, ठीक है। एक बैग में क्या करता है, ये स्टोर करता है, पैकेज करता है, मॉडिफाई कर देता है। इन सम केसेस, इसे मैं हटा देती हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, और लेकिन ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसे ढंग से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। In some cases, complex sugar may be made from simple sugar in a Golgi apparatus. जो complex sugars होती हैं, sugar का मतलब चीनी नहीं है यहाँ पर, मतलब complex material substance है, sugar substance जो होते हैं वो simple sugar substance से ही मिलकर बनते हैं, Golgi apparatus बनाता है। The Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes. Lysosomes की formation में भी काम आता है। लाइसोसोम्स बताएंगे हम क्या है। अब ये कैमिलो गोल्जी हैं, मतलब इनके बारे में है, इनके बारे में आप पढ़ेंगे खुद इसको और आप इसे पढ़कर ये देखेंगे कि इसमें आपको क्या समझ आया, ठीक है। इनकी हिस्ट्री के बारे में ये। अब हम पढ़ते हैं लाइसोसोम्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये भी बैग होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड इनकी मेम्ब्रेन होती है, बैग होते हैं ये भी, और इनके अंदर भरा होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स।
दीज एंजाइम्स आर मेड ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड्स बताए, वो प्रोटीन्स बताए थे मैंने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में, तो ये इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे रहते हैं। लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, जो सेल का जितना वेस्ट होता है ना, जिसके सेल को जरूरत नहीं होती है, वो क्या करता है, अपना सारा वेस्ट सेल जो है लाइसोसोम्स के पास पैक करके रख देता है, ठीक है, और ये उसे कलेक्ट कर लेता है। दीज हेल्प टू क्लीन द सेल, to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles। ये जो काम करता है लाइसोसोम, ये सेल को साफ करने का काम करता है, उसको क्लीन बनाता है, जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं जिनकी सेल को जरूरत नहीं होती है या फिर आगे जरूरत नहीं पड़ती है, उसको डाइजेस्ट करता है, या जो सेल डैमेज हो जाते हैं, फट जाते हैं, टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उनको भी ये अपने मतलब पास पैक करके रख लेता है एज अ वेस्ट। फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड और बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाता ही है, भी खाना आप खाते हो, बैक्टीरिया तो वैसे भी जा ही रहे हैं कहीं ना कहीं से, एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेलीज एंड अप इन द लाइसोसोम्स। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये सब चीजें पहुंच जाती हैं और अगर बॉडी को सेल को जरूरत नहीं है तो वो क्या करती है, वो लाइसोसोम्स के पास इसको भेज देती है, लाइसोसोम्स इसे इकट्ठा करके रख लेता है, विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिमिलर सब्सटेंस, फिर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंस में ये डिवाइड कर देता है। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। लाइसोसोम्स ऐसा इसीलिए कर पाता है क्योंकि ये जो है, इसके अंदर जो है पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, अभी बताया था कि वो पैक करके रखता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपने अंदर, जिसकी हेल्प से ये इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स को भी सिंपलर ऑर्गेनिक मटेरियल्स में तोड़ देता है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन अ सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल when the cell gets damaged, lysosome may burst and the enzyme digest their own cell, therefore lysosomes are also called suicide bags। कुछ भी अगर, जैसे कि कुछ भी सेल में अगर डैमेज होता है, सेल जो है डैमेज हो गई, ठीक है, या खराबी आ गई सेल में, तो लाइसोसोम्स भी इसी तरह अपने आप डाइजेस्ट हो जाएगा और उसका सारे जो एंजाइम है, लाइसोसोम्स का सारा एंजाइम जो है वो सारी सेल में फैल जाएगा और वो सारी सेल को खराब करने लगेगा अपने आप ही, ठीक है। मतलब जैसे कोई सेल डैमेज हो गई और लाइसोसोम भी डैमेज हो गया, लाइसोसोम खुद में अपने आप बस्ट हो जाता है और जो भी एंजाइम लाइसोसोम के अंदर है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो बाहर आ जाएगा और जब बाहर आ जाएगा तो वो सारे सेल्स को अपने आप डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा, यानी सारे सेल्स अपने आप डाइजेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि लाइसोसोम सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है कि लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि वो इफ द सेल गेट डैमेज्ड लाइसोसोम में बस्ट, अगर सेल डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम भी खराब होने की कगार पे रहता है और इसकी कारण जितने भी एंजाइम्स हैं वो सेल में बाहर आ जाते हैं और सेल अपने आप डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग कहा जाता है। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का जो पावर हाउस है, जिससे सेल को ताकत मिलती है, वो है, इसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है, हल्के हल्के स्मॉल पोर्स होते हैं, उसमें छेद होते हैं, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो डीपली फोल्ड होती है। These fold increases surface area for ATP generating chemical reactions। ATP होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP बोला जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ में नहीं आ रहा होगा तो ऐसे ही नोट डाउन कर लेना, बिकॉज मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है। इसे एनर्जी भी बोला जाता है, एटीपी को एनर्जी भी बोला जाता है, एनर्जी का नाम है एटीपी। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। अगर सेल को कुछ एक्टिविटी, केमिकल एक्टिविटी करने के लिए जरूरत पड़ती है एनर्जी की, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही लेता है कि मुझे एनर्जी दो, लेकिन किसकी फॉर्म में? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। ATP is known as the energy currency of the cell. The body use energy stored in ATP
फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। जितनी भी एनर्जी इस एटीपी की फॉर्म में सेल के पास पड़ी होती है, ये काम करती है नए कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड बनाने के और मैकेनिकल वर्क करने के। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेलीज इन द सेंस एंड दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया अलग तरीके का ऑर्गेनेली है, इसके खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, खुद का ही होता है सब, डीएनए भी सेल्फ होता है इसका और राइबोसोम्स भी सेल्फ होते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम देयर ओन प्रोटीन। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन के लिए गोल्जी एपरेटस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं बोलना पड़ता कि हमें प्रोटीन्स दो, ये खुद बना लेता है अपना प्रोटीन। ठीक, नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, एनिमल सेल से इसका कोई लेना देना नहीं है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट और कलर्ड प्लास्टिड्स, और ल्यूकोप्लास्ट, व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स। नोट डाउन करिए कि दो तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। क्रोमोप्लास्ट होते हैं जो कलर्ड दिखाई देते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जो व्हाइट या कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, इसलिए कलर्ड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस में क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज इट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। कुछ कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो येलो और ऑरेंज कलर की दिखाई देती है, ग्रीन नहीं दिखती, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का क्लोरोफिल नहीं, येलो कलर का या फिर ऑरेंज कलर का पिगमेंट भी मिलता है। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनेली इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। ल्यूकोप्लास्ट में सिर्फ स्टार्च, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स और ऑयल्स प्रेजेंट होता है। ठीक, The internal organization of the chloroplast consists of numerous membrane layer embedded in a material called stroma. जो क्लोरोप्लास्ट का अंदर का पार्ट होता है उसमें बहुत नंबर के मेम्ब्रेन लेयर होती हैं जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक, These are similar to माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे होती हैं इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। बाहर से देखने में माइटोकॉन्ड्रिया जैसी दिखाई देती हैं, देख लेना आप इमेज में जाकर। Like the mitochondria, plastids also have their own DNA and राइबोसोम्स। ये भी आएगा क्वेश्चन अभी। माइटोकॉन्ड्रिया की ही तरह जो होता है प्लास्टिड्स का भी डीएनए और राइबोसोम खुद का होता है। ठीक, नाउ कम टू वैक्यूल्स। बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं इनकी। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। वैक्यूल्स भी एक तरीके का बैग है जिसमें लिक्विड और सॉलिड कंटेंट मिलते हैं, liquid or solid materials. Vacuoles are small sized in animal cell while plant cell have very large vacuole. Animal cell में तो छोटे छोटे से मिलते हैं, बट plant cell में क्या होते हैं, काफी बड़े बड़े साइज के होते हैं। Central vacuole of some plant cells may occupy 50 to 90% of the cell volume. लो बताओ, जो vacuoles होते हैं वो कुछ इतने भी बड़े हो जाते हैं कि 50 से 90% का प्लेस जो है, जगह जो है सेल वॉल में, वो यही कवर कर लेते हैं। बाकी बेचारे छोटी छोटी जगह में एडजस्ट होते हैं। ठीक है, बाकी जितनी सेल ऑर्गेनेलीज है। फिर से क्वेश्चंस आ गए हैं यहाँ पर। चलो पहले सेल ये पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी। पहले वैक्यूल का ये नीचे का पार्ट पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन बताएंगे। Each cell thus acquires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in a specific way. हर सेल का अभी बताया ही था, अपना स्ट्रक्चर होता है, अपनी एबिलिटी होती है फंक्शन करने की, क्योंकि इनमें जो मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेलीज की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बहुत स्पेसिफिक वे में पाई जाती हैं। द सेल thus has a basic structure और ऑर्गेनाइजेशन। सेल का खुद का अपना बेसिक ही स्ट्रक्चर है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। This helps the cell to perform function like respiration, obtaining nutrition and clearing of waste material or forming new protein. सेल का काम क्या होता है? रेस्पिरेशन में मदद करना, न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करना, वेस्ट मटेरियल को क्लियर करना या फिर नए प्रोटीन्स बनाना। Thus the cell is the fundamental structural unit of or living organism। इसीलिए इसको fundamental structural unit बोला जाता है, unit of living organism बोला जाता है। It is also the basic functional unit of organism। ना ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, जरा हम कुछ क्वेश्चंस हैं ये पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेलीज वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। अभी मैंने बताया था खुद के जेनेटिक मटेरियल किसके होते हैं, डीएनए और ये किसके पाए जाते हैं, डीएनए और राइबोसोम्स किसके होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के होते हैं, और प्लास्टिड्स के होते हैं। अभी पढ़ा हमने प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। अब मैं लिख नहीं रही हूं यहां पर, तो आप वीडियो को पॉज करके आप नाम लिख लेना इसका। If the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? Cell will not be able to revive or lysosomes will digest it. अगर सेल का ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है केमिकल इन्फ्लुएंस के थ्रू या फिजिकल के थ्रू, तो क्या होगा, सेल खुद को रिवाइव नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी बना नहीं पाएगा, ठीक है, उसमें से सारा एंजाइम बाहर आ जाएगा और सेल खुद ही डाइजेस्ट हो जाएगा, सेल्फ डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक। वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज, बताओ भाई, वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स। अभी मैंने ऊपर आपको ये बताया था लाइसोसोम्स क्यों सुसाइड बैग्स कहते हैं, ये कहते हैं ना, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड lysosomes may burst and enzymes digest their own cell, therefore lysosomes are also known as suicide bags। ऊपर नीचे का आंसर लगभग सेम ही था। Where are proteins synthesized inside the cell? प्रोटीन्स कहां बनते हैं? Where are proteins synthesized inside the cell? ये बनते हैं राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्रीज बोला जाता है इसको, राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्रीज, ठीक। लास्ट टॉपिक है हमारा सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन के बारे में आप पढ़ते हैं हम, लास्ट है ये चैप्टर का टॉपिक। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन organisms in order to grow, to replace old dead and injured cells and to form gametes required for reproduction। सेल डिवीजन क्या होता है? नए सेल जब बनते हैं ऑर्गेनिज्म में, जब सेल को ग्रो करना होता है, रिप्लेस करना होता है पुराने सेल को, डेड सेल को या इंजर्ड सेल को रिप्लेस करना होता है, एंड गैमीट्स बनाने होते हैं। जब गैमीट्स बनाने होते हैं तभी रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट्स बनाने होते हैं, स्पर्म्स, ओवम, एग बनाना होता है, तब सेल डिवीजन होता है, यानी सेल अपने आप को डिवाइड करता है। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर मेड कॉल्ड सेल डिवीजन। वो प्रोसेस जब सेल नया बनाते हैं, मतलब न्यू सेल बनते हैं, उसको सेल डिवीजन बोलते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 से करके। 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन है, माइटोसिस और मियोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। 2 सेल डिवीजन के नाम बताइए, माइटोसिस एंड मियोसिस। The process of cell division by which most of the cell divide for growth is called mitosis। माइटोसिस उन सेल प्रोसेस को बोलते हैं जब सेल को ग्रोथ के लिए डिवाइड किया जाता है, ठीक है, जब सेल डिवाइड होते हैं फॉर ग्रोथ, आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक। इन प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल। इसमें हर सेल को मदर सेल बोला जाता है। देखिए दिखा रहा है ये रहा माइटोसिस, ठीक। इसमें से एक ले लेंगे, इसमें से एक ले लेंगे, इसमें से एक, इसमें से एक, इन सब चीजों में से एक एक सेल आ जाता है, तो एक के ये 4 बन गए और एक के ये 4 बन गए, ठीक। ये पार्ट्स ऐसे करके डिवाइड होता है सेल। मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। ये एक मदर सेल है, ये 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल बना दिए इसने, ठीक। द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल में होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में भी पाए जाएंगे। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑर्गेनिजम्स। ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये मदद करते हैं ग्रोथ में और टिश्यू को रिपेयर करने में। टिश्यूज अगर डैमेज हो जाते हैं तो उसको सही करने में मदद करते हैं। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन एनिमल एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमीट्स। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की कुछ सेल्स और टिश्यू जो एनिमल और प्लांट में पाई जाती हैं वो गैमीट्स की फॉर्म में डिवाइड होती हैं, गैमीट्स बनाती हैं, विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स मतलब छोटे छोटे बच्चे, ठीक है। गैमीट्स बनते हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद ऑफस्प्रिंग हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, छोटे छोटे बेबीज जब को कहा जाता है ऑफस्प्रिंग्स। दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। ये इसमें इसका प्रोसेस कहलाया जाता है मियोसिस।
विच इन्वॉल्व्स 2 कंसेक्यूटिव डिविजन्स, किन्हीं 2 कंसेक्यूटिव डिविजन्स की जरूरत पड़ती है। When a cell divide by meiosis, it produces 4 new cells instead of just 2। जब भी जैसे इसमें तो सिर्फ 2 सेल बन गई, ठीक है, माइटोसिस में। मियोसिस में जब भी सेल डिवाइड होता है वो 2 नए सेल बनाता है, इसी तरह के 2 नए सेल, फिर उनसे 4 बन जाते हैं, फिर उनसे 8 बन जाएंगे आगे, फिर 16, फिर 32, ऐसे करके डिवाइड होते हैं, डबल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ताकि पहले की तरह 2 में। द न्यू सेल्स ओनली हैव half the number of chromosomes than that of mother cells। मदर सेल से आधे नंबर हो जाते हैं। अब इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 है इसमें कितने 1 2 3 4, इसमें कितने थे 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे करके जैसे इसमें 1 2 3 4 हैं सेल्स, ठीक, तो इसमें 2 ही रह गए बस, है ना। ऐसे करके डिवाइड हो जाते हैं और हाफ रह जाते हैं। कैन यू थिंक एज टू वाई क्रोमोसोम्स नंबर हैज रिड्यूस टू हाफ इन डॉटर सेल्स? क्या आप बता सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है? बताइए, सर्च करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए और मुझे बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि वो हाफ होने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपना चैप्टर फिनिश कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स दे रखे हैं, ये व्हाट यू हैवंट लर्न, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। ये सब चैप्टर का समझ में आ जाएगा, एक तरीके से समरी है। अब जो भी आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और आज की अभी ये चैप्टर तो यहाँ मैंने पार्ट 2 में चैप्टर 5 फिनिश कर दिया है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं इसी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को फिनिश करूँगी, ठीक है। वो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए होगी। जो भी क्वेश्चंस है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी यहाँ पर विद आंसर्स, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखें। और जो भी अगर अभी वीडियो में एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे की जितनी भी वीडियोस हैं वो आ सकें आपके पास। कमेंट करिएगा अगर कुछ भी एक्सप्लेन समझ में नहीं आया या मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना है तो फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।